जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, और ये देखिए आपका टेस्ट नंबर जो है फ्रेंड्स वो 10 है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले 1 से लेकर 9 तक अपलोड हुआ है फ्रेंड्स, और देखिए आपका एक ना दरोगा का फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस, करंट अफेयर्स, सभी से क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले फ्रेंड्स। प्लीज आप कल वाला टेस्ट जरूर दीजिएगा, और उसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूं, तो प्लीज आप उसे देख आप उसको आंसर को उसमें मिला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज का जो होमवर्क है करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से है। करंट अफेयर्स में मैं पेज बता देता कि 50 से 60 पढ़ना है, और हिस्ट्री में पढ़ना क्या है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति का और उसका प्रभाव, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपके आने वाला बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप पीसीएस मेरे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग क्या होता है ना कि टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम में जुड़े, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आप ही लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहे और हमेशा ऐसे ही दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी सभी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड किया था, तो प्लीज आप जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं को सही समूह कौन है। देखिए अभी हाल ही में ना पांच जो है आपके शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया था, उसमें से आपका मराठी हो गया, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषा है, उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो 11 है। पहले मूल का बात करते हैं, मूल रूप से शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी और 5 2024 में जोड़ा गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 11 शास्त्रीय भाषा हो गया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 8। अगर शास्त्रीय भाषा बोले तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 11। कंफ्यूजन इसमें मत होइएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषा थी, उसका नाम देखिएगा। पहला आपका तमिल भाषा, पहला कौन है, तमिल। क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है, तो यही तमिल है। ठीक है, तमिल। दूसरा कौन हो जाएगा, तो तमिल का जगह आपका संस्कृत, तमिल का हो जाएगा संस्कृत। तमिल को दर्जा दिया गया था 2004 में शास्त्रीय भाषा का, और संस्कृत को दिया गया था 2005 में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कन्नड़, एक अगला भाषा कौन है, तो कन्नड़ है। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया था। ठीक है ना। अगर हम बात करें तेलुगु, उसका लिखिएगा तेलुगु, तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया था, ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं मलयालम की, अगला आपका भाषा क्या है, मलयालम, याद रखिएगा। मलयालम जो भाषा है, इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, 2013 में। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एक और भाषा आपका ओडिसी, ये आपका भी शास्त्रीय भाषा है ओडिसी, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने भाषा है जो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अभी वर्तमान में टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 11। पहले कितना था, 6, 5 अभी जोड़ा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी के क्षेत्र में 34वां व्यास, इसको सही कर लीजिएगा, व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिए सूर्य वाला को सम्मानित किया। कौन देश का वासी है, इसके लिए इनको 34वां जो आपका व्यास सम्मान, याद रखिए इसको कौन सा, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं व्यास सम्मान की, सुनिएगा, एक आपका है व्यास सम्मान, लिखिएगा व्यास सम्मान हो गया। दूसरा हो गया आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान। और तीसरा हो गया आपका बिहारी सम्मान। तीसरा कौन हो गया, बिहारी सम्मान। तो ये तीनों, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान, इन तीनों सम्मान की शुरुआत ना 1991 में, 1991 में हुआ है। और ध्यान रखिएगा इसको कौन देता है, तो ध्यान रखिएगा के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और ये आपका जो बिहारी सम्मान, ये तीनों जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया था। इस तीनों सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि सरस्वती सम्मान, सुनिएगा कि 1991 में पहली बार, मतलब पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो हरिवंश राय बच्चन को, लिख लीजिएगा हरिवंश राय बच्चन को 1991 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। इनके किसके लिए दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, क्या भूलू, याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे लिख रहा है कि क्या भूलू क्या याद करो, इसके लिए हरिवंश राय बच्चन को 1991 में पहला सरस्वती सम्मान इनको दिया गया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि गीतांजलि श्री को, तो याद रखिएगा कि रेत की समाधि, गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज दिया गया इनको, याद रखिएगा गीतांजलि श्री को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका 3 नंबर की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हाल ही में किसे नवाजा गया। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से ना अभी हाल ही में संस्कृत के क्षेत्र में किसे दिया गया, संस्कृत में याद रखिए दीपक कुमार वर्मा को भास्कर चित्रम के लिए इनको संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का पुरस्कार किसको दिया गया, याद रखिएगा इस
स्तरीन कीड़े को स्प्लिट नाइट के लिए, याद रखिए इंग्लिश के लिए किसको दिया था, स्तरीन कीड़ों को स्प्लिट नाइट के लिए इनको दिया गया, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी के लिए किसको दिया था, गगन गिल को, मैं जब तक आई बहार, ठीक है ना। इनके लिए इस कविता के लिए इनको गगन मिल को दिया गया, ध्यान रखिए हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में गगन मिल को, इंग्लिश के क्षेत्र में स्तरीन कीड़े को, और संस्कृत के क्षेत्र में दीपक कुमार शर्मा को दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिंदी सम्मान की तो सुनिएगा कि साहित्य, अगर हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और पहली बार हिंदी के क्षेत्र में, सुनिएगा कि पहली बार हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो ध्यान किया पहली बार हिंदी के क्षेत्र में 1955 में, पहली बार हिंदी के क्षेत्र में 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहली बार हिंदी के क्षेत्र में 1955 में किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखिए इनका नाम लिख लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर की 4 सतत विकास सूचकांक 2024 शीर्ष राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में सही युग्म कौन है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना सतत विकास सूचकांक में ना, जो चौथा सतत विकास सूचकांक जो जारी हुआ था उसमें टॉप पे केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में आपका चंडीगढ़ है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मतलब एसडीजी की, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भारत ने 2015 में, याद किया भारत ने 2015 में अपनाया था, और भारत का लक्ष्य था 17 गोल है भारत का, एसडीजी के तहत भारत का कितना लक्ष्य है, 17 लक्ष्य है, और इसको कहा गया है कि 2030 तक, यानी कि 2030 तक ये 17 लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि एसडीजी की अवधारणा किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया एसडीजी की अवधारणा, ठीक है ना। उत्तराखंड से ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, देखिए पशुओं और जानवरों को संरक्षण के लिए ना रोड टॉप ब्रिज, याद रखिएगा रोड टॉप ब्रिज, याद रखिएगा रोड टॉप ब्रिज बनाया गया है किसके लिए, तो उत्तराखंड में पशुओं और जानवरों के संरक्षण के लिए रोड टॉप ब्रिज का बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर के, सन ने 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चयन है। देखिए मनु भाकर को दिया गया है, डी गुगेश को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। देखिए फ्रेंड्स ये सरबजोत सिंह को नहीं दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके यहाँ पे कर लीजिएगा प्रवीण कुमार, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, प्रवीण कुमार को दिया गया, प्रवीण कुमार को दिया गया, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत को दिया गया, ठीक है ना। अगर बात याद रखिए मनु भाकर से, याद रखिएगा मनु भाकर का संबंध शूटिंग से, और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीता है, सबसे पहला पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली कांस्य पदक यही है मनु भाकर, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर कि हाल ही में सामान्य श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान नहीं किया गया। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो नहीं प्रदान किया गया, तो देखिए स्वप्निल कुसाले को प्रदान किया गया है सामान्य श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार, अमन सेहरावत को रेसलिंग में प्राप्त किया गया है, सरबजोत सिंह को प्राप्त किया गया, लेकिन मनु भाकर को नहीं दिया गया, ध्यान रखिए मनु भाकर को नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आता है कि स्वप्निल कुसाले का संबंध शूटिंग से है, अमन सेहरावत का संबंध रेसलिंग से है, और सरबजोत सिंह का संबंध शूटिंग से है, और मनु भाकर का संबंध शूटिंग से। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनको नहीं दिया गया। आपको पता है कि ये जो चारों है ना, चारों खिलाड़ी, ये पेरिस ओलंपिक जो है ना, इसमें सभी में ना कांस्य पदक इन्होंने चारों ने जीता है। कौन सा पदक, तो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र में इनको पदक मिला है स्वप्निल कुशाली को शूटिंग के क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। 7 नंबर की राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है, तो ध्यान रखिएगा 25.17% भाग पर, 25.17% यानी 25.17% पे भारत के कुल क्षेत्रफल पे आपको ये भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो वृक्ष और वन रिपोर्ट है ना, हर एक 2 साल पे आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि वन रिपोर्ट, अब इससे पहले आया था वन रिपोर्ट 2021, वन रिपोर्ट 2021 में क्या हुआ था, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमारा जो वन वृक्ष और वनों का जो क्षेत्रफल था कितना था, 24.662% था, याद रखिएगा। 2021 के अनुसार कितना था, 2021 के अनुसार था 24.62%, 2021 के, लेकिन वर्तमान में कितना 25.17% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि 2023 के अनुसार, सुनिएगा कि 2023 के अनुसार केवल वन, देखिए यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों है ना, तो याद रखिए केवल वन, 2023 के अनुसार केवल वन के लिए कितना, तो 21.7% है, ये ध्यान रखिएगा। केवल वन के लिए, वृक्ष इसमें नहीं, केवल वन के लिए 21.7%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केवल वृक्षों के लिए कितना है, तो केवल वृक्षों के लिए 3.41% है 2023 के अनुसार, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 8 नंबर की हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में कहां समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में
समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए कुछ अब यहाँ पे याद रखिएगा, सेला सुरंग, आपको पता है कि सेला सुरंग ना असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और सेला सुरंग को ना 2025 में अवार्ड भी दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है किस सुरंग को 2025 में अवार्ड दिया गया, तो सेला सुरंग को। ठीक है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। एक आपका सुदर्शन पुल है, सुदर्शन पुल, याद रखिए सुदर्शन पुल जो है ना गुजरात में है, ये ओखा को द्वारका से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो ओखा को द्वारका से कौन जोड़ता है, तो ओखा को द्वारका से सुदर्शन पुल जोड़ता है जो गुजरात में है। ठीक है ना। अब जेट सुरंग का है, तो जेट सुरंग आपके जम्मू कश्मीर, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी ने किए थे। अगर हम बात करते हैं क्या कि रोहतांग सुरंग का, जिसको अभी वर्तमान में अटल सुरंग कहते हैं, रोहतांग सुरंग जिसका वर्तमान में अटल सुरंग कहते हैं, लेह को मनाली से जोड़ता है। अटल सुरंग किसको जोड़ता है, तो देखिए लेह को मनाली से जोड़ता है। और याद रखिए अटल सुरंग का पहला नाम क्या था, रोहतांग सुरंग, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायत के संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया था। किसका लक्ष्य क्या है, तो महिला प्रतिनिधि का सशक्त बनाना है। ठीक है ना। पुरुष के लिए तो कोई प्रावधान नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ, किसका लक्ष्य है, तो महिला प्रतिनिधि सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। सुभद्रा योजना का संबंध किससे, तो याद रखिए उड़ीसा से। और याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन है, सुभद्रा योजना, उड़ीसा में है। याद रखिएगा उड़ीसा में सुभद्रा योजना, ये ध्यान रखें। याद रखिए लाडली बहन योजना कौन है, तो मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस योजना है मध्य प्रदेश की, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पंचायत से, तो याद रखिए पंचायती राज अधिनियम आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। 73वां संविधान 1992 में आया था। और इसमें कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1992 में जब होता तो बिहार में केवल क्या हुआ कि 50% आरक्षण महिलाओं को, और भी राज्य में है लेकिन 50% आरक्षण बिहार में पंचायती राज में दिया जाता है, 50% आरक्षण, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज और 74वां संविधान में नगर निगम है। ठीक है, नगर निगम है। ठीक है, नगर निगम में कितने विषय है, तो 18 विषय है, और पंचायती राज में आई थिंक 29 विषय, ये ध्यान रखिए 29 विषय। ठीक है, 29 विषय है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, तो किसने शुरू किया है, तो याद रखिए इंदौर ने। इंदौर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया इंदौर ने। आपको पता है कि वाटर प्लस सिटी इंदौर में बनाया गया है। और याद रखिएगा कि 7वीं बार यानी कि 7वीं बार क्या हुआ कि स्वच्छता, मतलब 7वीं बार क्या हुआ कि स्वच्छता में टॉप पे कौन था, तो याद रखिए इंदौर ही था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भोपाल, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। भोपाल झीलों का शहर, क्वेश्चन आता है कि झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो झीलों का शहर भोपाल को कहते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 11 नंबर की जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया था, तो ध्यान रखिएगा किसका किया था, तो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किए थे। ठीक है ना। और ध्यान के राजघाट कहाँ है, तो नई दिल्ली में राजघाट है। ध्यान के 2+2 वार्ता कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। और याद रखिएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ, नई दिल्ली में है। और कर्तव्य पथ कहाँ है, नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है, तो आपका कर्तव्य पथ है, ये ध्यान रखिएगा। और 2023 में जो G20 समिट हुआ था वो कहाँ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही हुआ था। हाल ही में किस राज्य यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, तो ध्यान रखिए कहां पे किया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना। यहाँ पे तेलंगाना या तेलंगाना देगा या हैदराबाद देगा, ये ध्यान रखिए। हैदराबाद दिया, अगर हैदराबाद दिया फिर भी ठीक है, अगर तेलंगाना दिया फिर भी ठीक है, तो दोनों आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हैदराबाद। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया था, तेलंगाना या हैदराबाद में। ठीक है ना। और याद रखिए हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट, मूसी नदी किनारे हैदराबाद स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया, तो याद रखिए सिक्किम में क्या हुआ है कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है सिक्किम ने। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या राजस्थान से कुछ योजना, याद रखिए चिरंजीवी योजना का संबंध राजस्थान से है। इंदिरा गांधी नहर का है राजस्थान में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध किससे, तो राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा कि इंतजार आपका है पहल किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश। इंतजार आपका पहल किसने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने। और लाडली बहन योजना का संबंध किससे, तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मछली पालन किस श्रेणी में आते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। प्राथमिक सेक्टर में मछली पालन प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मछली पालन को ना पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। 14 नंबर की हाल ही में किस बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म एंड फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया था, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं एसबीआई के, तो आपको पता है कि एसबीआई क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो याद किया आरबीआई के वर्तमान में भी गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। कैवे नंबर के, तो 26वें नंबर के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आरबीआई ने मौद्रिक नीति कितना लाता है, 4.5% आरबीआई ने मौद्रिक नीति को बताया है।
अगला 15 नंबर के हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल स्थापित करेगा? तो कहां करेगा? तो जम्मू में करेगा। याद रखिएगा कि रेल मंत्रालय ने अपनी रेलवे जोन के अंतर्गत अपना 69वां रेलवे मंडल डिवीजन कहां स्थापित करेगा? तो जम्मू में करेगा, जम्मू में। ध्यान रखिएगा। रेलवे का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कहां है? तो उत्तर रेलवे। याद रखिए रेलवे का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कौन है? तो उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे। ध्यान रखिए। रेलवे का 18वां मुख्यालय कहां बनाएगा? विशाखापट्टनम में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, विशाखापट्टनम में। रेलवे का 18वां मुख्यालय विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे को बताया गया, दक्षिण तटीय रेलवे को विशाखापट्टनम को कहा गया है। 16 नंबर के हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। किसे? तो रक्षा मंत्रालय। कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां? गुजरात के गांधीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो EXPO होता है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिए, पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मतलब कि अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद को वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी या राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। याद रखिए छत्तीसगढ़ लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में, तो याद रखिएगा कि महतारी बंधना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एक योजना है महतारी बंधना, महतारी, इसको लिखिएगा, महतारी बंधना योजना की शुरुआत किसने किया? तो छत्तीसगढ़ ने किया। ठीक है ना, याद रखिए। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी, वो पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या? तो रायपुर है। रायपुर का नाम बदल के क्या कर दिया? अटल नगर किया गया, अटल नगर। इसको भी लिखिएगा, अटल नगर किया गया, अटल नगर। रायपुर की राजधानी को क्या बनाया गया? तो अटल नगर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर के 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई, इसका संबंध किससे? तो छात्र व शिक्षक से है। ठीक है, छात्र व शिक्षक से। अगर हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, याद रखिए, लिखिएगा वन नेशन वन इलेक्शन की समिति का गठन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन याद रखिएगा इसका गठन तो द्रौपदी मुर्मू ने किया, लेकिन इसके हेड किसे बनाया था? रामनाथ कोविंद को। बहुत इंपॉर्टेंट, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन समिति के हेड बनाया गया रामनाथ कोविंद को। ठीक है ना। इसे याद रखिएगा कि योगा के लिए एक थीम था। योगा के लिए क्या था? योगा जो हुआ ना, योगा के लिए क्या था? एक थीम था। योगा के लिए एक थीम था, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। याद रखिएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है योगा का थीम, ये इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर के जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड ने पौधे के संरक्षण के लिए, याद रखिए, महाभारत वाटिका का क्या किया है कि महाभारत वाटिका का स्थापित किया, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा ये रामायण वाटिका, सीता वाटिका, कृष्णा वाटिका, महाभारत, ये सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिए, उत्तराखंड में। ठीक है ना। और हिम तेंदुआ के संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। 20 नंबर की हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद है एयर इंडिया। फ्लाइट के अंदर ना वाईफाई इंटरनेट पहले कोई नहीं देता था, लेकिन अब ये देने का शुरू कौन किया था? एयर इंडिया। बोला कि हम देंगे आपको वाईफाई। ठीक है ना, एयर इंडिया। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एयर इंडिया। ठीक है ना। अब याद रखिएगा एयर इंडिया ने इसकी शुरुआत कब की है? तो ध्यान रखिए 1 जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2025 से एयर इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है? भारत की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो आपके न्यू दिल्ली में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां है? तो न्यू दिल्ली में, जो भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। ठीक है। आपको पता है कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट आपको बनाया जाएगा कहां पे? तो पटना के बिहटा में बनाया जाएगा। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनाया जाएगा? तो पटना एयरपोर्ट को, यानी कि जो संजय गांधी एयरपोर्ट है ना, उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा पटना में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि कोचीन एयरपोर्ट, याद रखिए क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन है? भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट करते याद रखिए कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोचीन एयरपोर्ट जो है भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है, केरल का है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन है? तो कैंपेगौड़ा। ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। याद कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन है? तो कोचीन एयरपोर्ट जो केरल का है। 21 नंबर की हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनाया? तो भारत। याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा कि जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनाइए, ध्यान रखिए। और आपको पता है अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चौथे स्थान पे आ गया। भारत चौथे स्थान पे आ गया है, पहले 5वें स्थान पर, लेकिन जापान को पीछे छोड़कर भारत क्या है? तो चौथे स्थान पे आ चुका है। और यहाँ भी क्या किया है
कि जापान को भी छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन बनाया, तो भारत बन गया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या एशिया, एशिया जो पावर इंडेक्स है, भारत का स्थान क्या तीसरा, इसमें भी क्या हुआ कि जापान को पीछे छोड़कर, याद किया, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है तीसरे स्थान पे आ गया एशिया पावर इंडेक्स में। ठीक है ना। अब ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो चौथा स्थान है, ये ध्यान रखें। ग्लोबल अलग है और एशिया अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर की, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो कौन सा देश, तो याद रखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है विश्व का ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ इंडोनेशिया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का 16वां संस्करण, सुनिएगा, विश्व का 16वां संस्करण का मतलब कि संस्करण कहाँ हुआ था, रूस के कजान में, रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में विश्व ब्रिक्स का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया रूस के कजान शहर में। तो आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आप देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जो भी जितने डिस्कशन से बहुत सारा डिस्कशन वहाँ पे कराया हूँ, आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्या, सबसे पहला हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। आंग्ल नेपाली युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो कार्नवालिस, देखिए नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कार्नवालिस नहीं था बल्कि हेस्टिंग्स था। कौन था, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स था। कौन था, तो हेस्टिंग्स था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेस्टिंग्स, ये याद रखिएगा, हेस्टिंग्स होगा। ठीक है। और याद रखिएगा लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड नहीं बोलेंगे, लॉर्ड नहीं बोलेंगे। कार्नवालिस की अगर हम बात करते हैं, कार्नवालिस तो याद रखिएगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उसमें कौन था नेतृत्व, कार्नवालिस थे, कार्नवालिस। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन थे, तो कार्नवालिस थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची एक को सूची दो में मैच करना है। अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था आपका एक, याद रखिएगा, एक्सलासैपल की संधि। ठीक है। याद कीजिए, ट्रिक बताते ए पा पे, याद कीजिए ए पा पे, जैसे में एक्सलासैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में, दूसरा कर्नाटक युद्ध में हुआ था पौंडीचेरी की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ पेरिस की संधि। ट्रिक याद आ रहा होगा। ठीक है ना। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या होगा, तो एक्सलासैपल की संधि से अंत हुआ था। याद रखिएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, पेरिस की संधि के अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था आपका, तो अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश की हार हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4-4-1-3-2। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर के, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, किसने हराया था, तो याद रखिएगा आयरकुट। आयरकुट जो था ना, वो हैदर अली को ना पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टनोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1781 में पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था, 1781 में आयरकुट ने हराया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और उसका हराने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, टीपू सुल्तान। कौन बना, टीपू सुल्तान बना। 26 नंबर के निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, द्वैत शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव ने लाया था, लॉर्ड नहीं, क्लाइव ने लाया था। सैक्स संधि की नीति ब्लेजली ने लाया था, सैक्स संधि की नीति ब्लेजली ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यापक सिद्धांत, सुनिएगा, कि व्यापक सिद्धांत की नीति डलहौजी ने, तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बिल्कुल गलत है। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया। किसको, तो मराठा को, इसको लिख लीजिएगा, मराठा को पराजित किया था, मराठा हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, 1526 में। पानीपत का दूसरी युद्ध था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761 में, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, बिल्कुल गलत है। देखिए तृतीय नहीं बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में, जिसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला आपका प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र, बिल्कुल सही, मीर जाफर गद्दार था। तो इसमें से कौन सही, तो केवल आपका 3 सही है। अगला 28 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर, इसमें सुमेलित पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य क्या दिवंगत हुआ, यानी कि मर गया था 1799 में। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर के, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन रिपीट होगा, सर आयरकुट। सर आयरकुट ने क्या किया था कि हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, आयरकुट। अगला 30 नंबर के, 1764 में बक्सर युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का गवर्नर था। ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर कब था, बक्सर के युद्ध में तैयार किया वेंस्ट्राट था। कौन था, वेंस्ट्राट, बहुत इंपॉर्टेंट है वेंस्ट्राट, और याद रखिएगा। और इसमें सेनानायक कौन था, तो हेक्टर मुंडो। याद रखिए बक्सर के युद्ध में सेनानायक कौन था, तो याद रखिए हेक्टर मुंडो था, ये ध्यान रखिएगा। और 1765 में ना इसके बाद एक ना संधि होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और कौन करता है संधि, तो क्लाइव किया, क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की 1765 में। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि अंग्रेजों ने किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत यानी कि सूबेदारी की भी प्राप्त की, तो याद रखिए शाह आलम द्वितीय ने। कब, तो 1765 में प्राप्त की, 1765 में, ध्यान रखिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ निजामत भी प्राप्त की शाह आलम द्वितीय ने।
अगला है 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है, सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं सहायक संधि की अब व्यापक प्रयोग बेलेडी ने किया, बिल्कुल सही है। सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 बल्कि 1798 में हुआ, 1798 में हुआ है, 1798 में हुआ है। व्यापक याद रखिएगा, सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1798 में हुआ है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो ध्यान रखिएगा कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़प नीति के तहत 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला 34 नंबर की निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1814 में नागपुर पर कब्जा किया था, बिल्कुल आपका सही है कि 1848 में सतारा को और 1854 में नागपुर को पर कब्जा कर लिया था। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया था, मतलब दत्तक पुत्र लेने से मना किया था डलहौजी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 आपका दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की लॉर्ड कार्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध करके ना कार्नवालिस ने हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया था। और याद रखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। इसमें किसकी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की, इसको लिखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। 36 नंबर कल टेस्ट दिए होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता होगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और जिन्होंने लॉर्ड बेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में प्राप्त करें। देखिए हैदराबाद को क्या हुआ था कि बेलेस्ली ने सहायक संधि से स्वीकार किया, हटा हैदराबाद ने 1798 में, ठीक है। बात होता है मैसूर, तो मैसूर ने 1799 स्वीकार किया था, अवध 1801 में और सिंधिया 1804 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपका हो जाएगा। अगला 37 की रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से। देखिए रिंग्स ऑफ फेंस मतलब समझ में आ रहा है, घेरे की नीति, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में, घेरे की नीति। घेरे की नीति का संबंध किससे है, तो याद रखिए घेरे की नीति का संबंध जो है आपके वारेन हेस्टिंगस से है, याद रखिए वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। और 1772 में द्वैत शासन का अंत किसने किया था, तो 1772 में द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंगस ने किया था। 38 नंबर के भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए भारत में जो आपका भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत हुई थी 1757 के प्लासी युद्ध के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी कब, तो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है ना। यूरोपीय शक्ति के रूप में ना कंपनी 1760 में, याद रखिएगा यूरोपीय, इसको लिखिएगा कि यूरोपीय शक्ति के रूप में कंपनी 1760 में अधिकार करेगी वांडीवास के युद्ध में। 1760 में हुआ था वांडीवास युद्ध, इसमें कहा था कि यूरोपीय शक्ति के रूप में कंपनी जो है ना वो वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, उसके बाद क्या करेगी, वो अधिकार कर लेगी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1757 से 1813 तक सही है, औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858 तक ये भी सही है, और वित्तीय पूंजीवाद चरण 1858 से 1947 तक ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी। तो याद रखिए एक चार्टर एक्ट है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी, और शिक्षा पर 1 लाख बजट यही चार्टर एक्ट के तहत घोषित किया गया था। 41 नंबर की रेलवे का विकास किस चरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां है, तो ध्यान रखिए औद्योगिक चरण में रेलवे का विकास का महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। अगला 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत पूछा जा रहा है। देखिए पहली रेलवे लाइन कलकत्ता नहीं बल्कि देखिए ये गलत होगा, पहली रेलवे लाइन बल्कि दूसरी हो जाएगा, दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी, आपका सही है कब, तो 1854 में ध्यान रखिएगा। पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है क्या कि भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग नहीं, देखिए भारत में रेलवे का विकास जो हुआ था ना वो डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय था, डलहौजी के समय। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ये भी गलत है। पहली बार रेल बंबई से थाने के बीच में चला था, बिल्कुल आपका सही है। रेलवे का 53 विकास न कर्जन के शासनकाल में, ये भी सही। देखिए राइट गलत पूछा जाता है आपका, ए जो है ए और बी आपका गलत है, ध्यान रखिए ए और बी आपका क्या है, गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि 1800 सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में होता। पहला विद्युत रेलवे चली थी 1925 में, ये ध्यान रखिए 1925 में। तो राइट आंसर इसको लिख लीजिएगा, ए और बी आपका गलत है और सी और डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर के निम्न कथनों पर विचार करें। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी, तो बिल्कुल की थी। 1903 में कर्जन थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो ध्यान रखिए ये भी सही है। देखिए एक एग्जाम हुआ था तो ए और बी यानी कि दोनों आंसर सही था, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं ना एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एनसीईआरटी कहता है कि 1924 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया था 1924 में तक। इसमें जो सही होगा केवल एक सही होगा, लेकिन एक अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें दोनों बताया गया था सही है। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूं ताकि आपको डाउट ना रहे।
44 नंबर की 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत का प्रमुख कारण क्या था? देखिए बंगाल में द्वैत शासन अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था लगान व्यवस्था में व्यापक असंगतियां, भू राजस्व में हानि का होना, बंगाल में क्या था? तो याद रखिएगा बंगाल में आय अकाल ये था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्या कि इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्षीय कर दिया गया? तो ध्यान रखिए 1776 में इजारेदारी व्यवस्था को याद रखिएगा कि 5 वर्ष से हटाकर 1 वर्ष किया 1776 में। ध्यान रखिए किसने? तो वारेन हेस्टिंगस ने लाया था। याद रखिए क्वेश्चन आता है कि इजारेदारी व्यवस्था किसने लाया था? वारेन हेस्टिंगस ने। हेस्टिंगस लिखिएगा, वारेन हेस्टिंगस ने क्या हुआ था कि इजारेदारी व्यवस्था को लाया था 1776 में वारेन हेस्टिंगस ने। मतलब लाया था वारेन हेस्टिंगस ने 1776 में। क्या होता है? इसको अलग 1 वर्ष कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो 1793 में कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू। देखिए अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमादारी बंदोबस्त कहते हैं। इस्तेमादारी अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमादारी बंदोबस्त कहते हैं, जागीरदारी बंदोबस्त कहते हैं या इसको जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त को या तो इस्तेमादारी बंदोबस्त कहते हैं, जागीरदारी बंदोबस्त कहते हैं या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा ये अस्थायी बंदोबस्त है ना, अस्थायी बंदोबस्त में ये किसके द्वारा लाया गया था? कार्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसमें ना 19% भाग पर इसमें खेती किया जाएगा, 19% भाग पर ही बताया गया था कार्नवालिस के द्वारा। अगला आपको 47 नंबर के सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से। अस्थायी बंदोबस्त कब आया? तो 1793 में। अभी बताएं रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब आया? तो 1820 में आया। महलवाड़ी बंदोबस्त कब आया? तो याद रखिएगा ये 1822 में आया। कब? तो 1822 में आया। तो हॉल्ट वैंकेजी ने लाया था। और भारत के 30% भाग पर क्या कृषि किया जाएगा? महलवाड़ी बंदोबस्त में। अगला 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 1857 के महाविद्रोह में जमींदारी ने अंग्रेजों का साथ दिया, बिल्कुल आपका सही है। पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारी द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई, ये भी आपका सही है। अस्थायी बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका क्या है? सही है। अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमादारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी? तो याद रखिए आरसी दत्त ने। आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमादारी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने का अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई थी? तो ध्यान रखिए वेलवी समिति ने क्या हुआ था कि जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त को आलोचना की थी वेलवी समिति ने। 51 नंबर की वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तब क्या है? तो याद रखिए रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में कहा गया है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है रैयतवाड़ी प्रथा में। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? कौन था? तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कौन था तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर की 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? तो ध्यान रखिए पहली बार पूछा जा रहा था टॉमस मुनरो ने 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार टॉमस मुनरो ने लागू किया था। अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 19% मतलब 19% भूभाग पर कृषि किया जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% और महलवाड़ी व्यवस्था 30%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो 1, 3 और 2। अगला देखिए 55 नंबर के निम्नलिखित में से धन निकासी सिद्धांत का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने पेश किया था, याद रखिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। द प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इनकी चर्चा किया गया, ये भी सही है। ये पुस्तक ना दादा भाई नौरोजी की है। कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही है। और इस सिद्धांत को चीन के संप्रदाय से उधार लिया गया था, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको मैच करना है। मैच करने का मतलब क्या है? यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त है, अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त तो ये संबंधित व्यक्ति कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शो रहते हैं, आपका सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन, ये भी सही है। और महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, इन्होंने लागू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका क्या है? सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। देखिए बिहार में ना परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा पर हस्तांतरित करने का अधिकार, ये आपका सही है। और भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये भी सही है। देखिए बी सही है बिहार के प्रोस्पेक्ट से, और अगर भारत के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो आपका सी सही है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये भारत के प्रोस्पेक्ट से सही है। बिहार के प्रोस्पेक्ट से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो राइट आंसर देखिए बी सी दोनों देखिए, लेकिन बिहार के प्रोस्पेक्ट से ऑप्शन बी आपका सही है और भारत के ऑप्शन से ऑप्शन सी सही है। तब बिहार से हम बी सही करेंगे। ठीक है।
58 नंबर की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, बिल्कुल आपका सही है। सरकार रैयत के को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि के सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3। अगला 59 नंबर की, निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये ध्यान रखें, दादा भाई नौरोजी ने कथन एक लाइन कहा था कि अंग्रेज गंगा का पानी लेकर टेम्स में निचोड़ते हैं। याद रखिएगा किसने? तो अंग्रेज गंगा का पानी लेके कहा था? टेम्स में क्या करते, निचोड़ते हैं। ये कथन किसका है? तो दादा भाई नेहरू का। लोकमान्य तिलक से याद रखिए, केसरी और मराठा पत्रिका इन्होंने निकाला था। केसरी जो था ना, केसरी मराठा में था, केसरी जो था मराठी भाषा में था, और मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में। मराठा किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक की ये रचना है। अगला आपका 60 नंबर की, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आर्थिक दोहन का सिद्धांत जो दिया था ना, किसने दिए थे? तो दादा भाई नेहरू ने। अगला क्वेश्चन 61 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नेहरू के उच्चारण सिद्धांत के में विश्वास नहीं करता था? याद रखिए, सर सैयद अहमद खां, बाल गंगाधर तिलक करते थे, ड्रेन थ्योरी को एमजी रनाडे करते थे, आरसी दत्त करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। और याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किए थे। 62 नंबर क्या कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट से चुना था, उदारवादी दल, जिसको ना लिबरल पार्टी कहते हैं। लिबरल, इसको इंग्लिश में रहेगा लिबरल पार्टी रहेगा, हिंदी में इसको हिंदी में बोलते हैं उदारवादी दल। लिबरल का हिंदी उदारवादी होता है। 63 नंबर की, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखिए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अर्थव्यवस्था को खोखले करने का इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को ना अंतरिम सरकार बनी थी ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार उपराष्ट्रपति का पद दिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ये ध्यान रखिएगा। अगला 64 नंबर की, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया था? तो ध्यान रखिए, ये किए थे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। और याद रखिए, क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल आपके कार्ल मार्क्स की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर, किस आयोग समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो इस आयोग ने प्रश्न किया था, तो ध्यान रखिएगा, एक आयोग का नाम है आपका बेलवी आयोग। बेलवी आयोग ने क्या हुआ था कि धन संपत्ति को दोहन के मामले में इसको लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था बेलवी आयोग ने। 66 नंबर के, निम्न कथनों पर कथन असत्य कौन है? असत्य। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में धन का निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसको रट जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बिल्कुल आपको सही है। धन निकासी का विरोध में अमृत पदार्थ पत्रिका का विशेष योगदान दिया था। ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष। इसको भी लिख लीजिए, शिशिर कुमार घोष। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर के, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किया था? किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने क्या हुआ था कि विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। और याद रखिएगा, जैकोबियन क्लब की स्थापना, क्वेश्चन आता है कि जैकोबियन, इसको लिखिएगा कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया? जैकोबियन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। और हैदर अली से याद रखिएगा, हैदर अली ने क्या हुआ था ना, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। किसके सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। ये भी लिखिएगा कि फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 68 नंबर की, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा कि विलियम ली वार्नर। द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है विलियम ली वार्नर। 69 नंबर की, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें कौन है? देखिए, रैयतवाड़ी से व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया, बंबई में किया गया, असम में किया, कुर्ग में, पूर्वी बंगाल में नहीं किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 4 5। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, असम में और कुर्ग में किया गया, आपको पूर्वी बंगाल में नहीं किया गया। 70 नंबर की, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो 40%। 40% जो होता है ना, वो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल का केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत व्यय होता है 40%। अंत में होमवर्क लिख लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में उपनिवेशवाद के बारे में सही है? कौन सा कथन है? तो ध्यान रखिएगा, उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद का जन्म दिया था। किसने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर के, 1600 में भारत के भूभाग का कितना भाग कृषि के अधीन था? 1600 में तो ध्यान कितना परसेंट था? तो 6ठा भाग, यानी कि 1/6 भाग था। ये ध्यान रखिएगा।
अगला 73 नंबर की औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में। 74 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप को साम्राज्यवाद के समय किस नाम से जाना जाता था? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को साम्राज्यवाद के समय में ना अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कारक औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो कौन? देखिए, आर्थिक जिम्मेदार था, प्रशासनिक था, राजनीतिक था, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक जो था वो औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं था। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होमवर्क लिखिएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका क्वेश्चन है, आपका पेज नंबर 61 से 70 तक पढ़ना है, पहला होमवर्क। दूसरा में कल फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट है। फिजिक्स में आपका पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण पढ़ना, गुरुत्वाकर्षण पढ़ के आना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है? घर्षण पढ़ना। गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है और फ्रिक्शन, घर्षण पढ़ना, ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शन पढ़ के आना। कैसे? ठीक है। हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पढ़ना परमाणु संरचना, परमाणु संरचना जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, संरचना, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आना है। और स्टैटिक जीके में याद रखिए, स्टैटिक जीके में खेल और ट्रॉफियां पढ़ के आना है, खेल और ट्रॉफियां पढ़ के आना है। किसमें? तो स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है? खेल और ट्रॉफियां पढ़ना है स्टैटिक जीके में फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज फ्रेंड्स आप शेयर कीजिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी है चैनल को ग्रोथ करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।